ठीक है बेटा, तो ग्रुप ट्रेंड्स में हमने छठी प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। और वो छठी प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो हमने पढ़ लिया था पूरा। बेटा एक क्विक रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रीजन समझाना है वाला। क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? आपको बताया था कि जब भी आप एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक बेटा, जब भी आप एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने लगता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने लगता है। यानी बेटा अपने सॉल्यूशन के अंदर मेटल के अंदर एबिलिटी है कि वो या तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। और इसी एबिलिटी या इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि हाफ सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, जैसे जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए। ठीक है बेटा, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा और उसमें जिंक मेटल की प्लेट डाल दी। तो ये क्या बन गया? जिंक हाफ सेल। इसी तरह आपने एक और बीकर लिया, उस बीकर में आपने भर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें आपने डिप कर दी कॉपर मेटल की प्लेट। ये भी क्या बन गया? हाफ सेल। तो एक जिंक से बनाया है, जिंक मेटल जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, तो जिंक हाफ सेल। दूसरा कॉपर से बनाया है, कॉपर मेटल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो कॉपर हाफ सेल। अगर मुझे एक कंप्लीट सेल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ दूंगा। ऐसा ही होगा ना, दोनों हाफ सेल्स को आपस में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सेल। और बेटा सेल्स इसी तरह से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब वो दिखने में ऐसे नहीं होते, लेकिन जो घड़ी में आप सेल डालते हो ना, ड्राई सेल, उसका भी प्रिंसिपल ऑलमोस्ट यही है। इसी तरह बेटा जो आपकी यूपीएस की या गाड़ी की बैटरी होती है जिसे लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, उसका प्रिंसिपल भी यही होता है। तो बेटा जो बैटरीज हैं उन सब को बनाने का जो प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट यही प्रिंसिपल है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जैसे अगर आपने कभी घड़ी वाला सेल खोला हो तो घड़ी वाले सेल को अगर आप देखें तो उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, वो तोशिबा या जो भी कंपनी का नाम है उसका। क्या हुआ? किसकी आ रही? ठीक है भाई। तो क्या बता रहा था मैं कि भाई हाँ वो स्टिकर लगा हुआ है, वो स्टिकर उतारोगे आप तो आपको ना सिल्वर कलर का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर नजर आता है, वो जिंक मेटल है। और वो जो है बेटा पूरा का पूरा कैथोड होता है। क्या होता है? पूरा कैथोड। और ऊपर जो है ना एक कैप होता है, उस कैप को अगर आप हटाओ तो अंदर कॉपर होता है गोल्डन गोल्डन से कलर का, वो एनोड होता है, यानी कि दूसरी इलेक्ट्रोड होती है। तो आमतौर पे हम जिंक की कैथोड और कॉपर की एनोड इस तरह से करके बना रहे होते हैं। एल्कली मेटल्स को इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सवाल है। ठीक है भाई, जिस तरह हम जिंक को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, कॉपर को यूज करते हैं, दीगर मेटल्स को यूज करते हैं, बाय एल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन वोल्टेक सेल्स। ठीक है बेटा, इन सेल्स को वोल्टेक सेल्स कहते हैं। और मैंने क्या बताया, इसमें जिंक को यूज कर रहे हैं, कॉपर को यूज कर रहे हैं, लेकिन एल्कली मेटल्स को यूज नहीं करते। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं करते? why alkali metals cannot be used as electrodes in voltaic cells? समझ में आया सवाल क्या है? क्योंकि अक्सर बच्चे तो बेटा इस सवाल को ही नहीं समझ पाते कि ये सवाल है क्या। तो बेटा पहले तो मुझे आप सब लोग ये बता दीजिएगा कि क्या सब सवाल समझ चुके हैं? एल्कली मेटल्स को इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता वोल्टेक सेल्स में, जिस तरह हम जिंक को कर रहे हैं, कॉपर को कर रहे हैं, दीगर मेटल्स को कर रहे हैं? तो व्हाई एल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज? बेटा इसकी वजह यह है कि एल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1A का बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है।
और याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज का एक चार्ट है जिसे क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, किसी की पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वो मेटल जो है ऑक्सीडाइज होता है, वो मेटल जो है ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करता है। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है कि वो मेटल रिड्यूस होता है यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा भाई, आपको लास्ट क्लास में ये तो बता दिया था कि एस ब्लॉक मेटल्स की हाई नेगेटिव वैल्यूज है। अब जितनी ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू होगी तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, उतना तेजी से ऑक्सीडाइज होगा और उतनी तेजी से दूसरे को रिड्यूस करेगा। इनफैक्ट अगर आप एल्कली मेटल की प्लेट उसके सॉल्यूशन में डिप करोगे तो विद इन सेकेंड्स पूरी प्लेट ऑक्सीडाइज रहेगी और पूरा सेल खत्म हो जाए। सेल खत्म होना क्या होता है, वो जब आप रिमोट को ऐसे ऐसे मार मार के बेचारे को चलाने की कोशिश कर रहे होते हो, ये सेल खत्म कैसे हो जाते हैं। घड़ी चलते चलते रुक गए, आप बोलते हो सेल खत्म हो गया। है भाई, रिमोट जब सही नहीं चल रहा होता आप बोलते हो कि सेल कमजोर हो गया, खत्म हो गया। तो सेल का खत्म होना ये होता है कि स्लोली स्लोली, जैसे जिंक है, स्लोली स्लोली ये ऑक्सीडाइज होता रहता है और इसमें से जिंक आइंस निकल के सॉल्यूशन में आते रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड छोटी होती जाती है और अल्टीमेटली खत्म। अभी काम स्लोली होता है इसलिए वो वाले सेल चलते हैं, कुछ टाइम कुछ अर्से चलते हैं। बेटे अगर आप एल्कली मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करोगे ना तो एल्कली मेटल तो यूं खत्म हो जाएंगे। इधर आपने एल्कली मेटल की प्लेट सॉल्यूशन में डिप की, विद इन सेकेंड्स पूरा मेटल गायब। समझ में आ गई बात। वजह क्या है, बिकॉज उनका बहुत ही ज्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। इसी वजह से उनको इलेक्ट्रोड्स के तौर पे सेल्स में यूज नहीं किया जाता। बेटा क्या है रीजन, ये सबको समझ में आ गया। हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको कि व्हाई एल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन वोल्टिक सेल्स। फरमाइए। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया अच्छे से, तो लिख लें इसको, इसका जवाब लिखेंगे इस रीजनिंग क्वेश्चन का। अल्लाह, लिखेंगे बेटा एल्कली मेटल्स have alkali metals have high negative electrode potential values due to which they are readily oxidized by their solution, readily oxidized by their solution. That's why alkali metals cannot be used as electrodes in voltaic cells. समझ में आ गया भाई। बेटा लिख लिया सबने, जरा तुम यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तुम हर जगह हो। अच्छा बेटा लास्ट है ट्रेंड्स नंबर 7 प्रॉपर्टी,
densities, melting points and boiling points. हाँ भाई, डेंसिटीज सबसे पहली बात बेटा, आप सब जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ऑब्वियसली बेटा मास ऊपर है न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा, मास कम तो डेंसिटी भी कम। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो सब समझ सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। अच्छा भाई, नाउ अगर हम ट्रेंड के लिहाज से देखें तो ग्रुप 1A लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अच्छा, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं ना तो मास भी बढ़ता है, एटॉमिक मासेस बढ़ते हैं। लिथियम का 7 मास है, सोडियम का 23 है, और पोटेशियम का 39 होता है। तो मासेस भी बढ़ते हैं और साइज भी बढ़ता है, यानी कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए। मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, मास वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। ठीक है भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मास के बढ़ने से मैंने क्या बताया? डेंसिटी बढ़ती है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है? कम। तो एक चीज बढ़ा रही है, एक चीज कम कर रही है। लेकिन बेटा ज्यादा इफेक्ट होता है मास का, हमेशा याद रखिए। डेंसिटी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट किस चीज का होता है? मास का। बेटा फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ठीक है भाई, किसी चीज की एक्टिविटी में 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, लेकिन कोई एक होता है सबसे मेन। रिमेंबर बेटा, मास सबसे मेन है, और क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मास बढ़ रहा है तो इस वजह से डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास। और इसी तरह ग्रुप 2A की डेंसिटी 1A की डेंसिटी से ज्यादा है। अब इसकी वजह देखिएगा, आप अगर कंपैरिजन करें तो मास ज्यादा है, ग्रुप 2A के एलिमेंट का मास 1A के एलिमेंट से ज्यादा है ना भाई। लिथियम का मास 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, सोडियम का मास 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है। तो एक बात तो ये है बेटा कि ग्रुप 2A के एलिमेंट जो भी कंपैरेटिव एलिमेंट है, मैंने बताया था ना, कंपैरिजन हमेशा बराबर वाले एलिमेंट्स का करते हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स का करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें ग्रुप 2A का मास 1A से ज्यादा है।
और अगर याद करो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले पढ़ा था, साइज जो होता है वो इनका कम होता है। तो देखो दोनों फैक्टर डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ग्रुप 2A का मास 1A से ज्यादा है, मास ज्यादा और डेंसिटी ज्यादा। ग्रुप 2A का वॉल्यूम 1A से कम है, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। इस वजह से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की डेंसिटी 1A के एलिमेंट्स से ज्यादा होती है। बेटा एल्कली मेटल्स तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसी वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सोडियम मेटल वगैरह इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो उसे। अब जाहिर है कि हमारे दिमाग में जब भी मेटल का नाम आता है तो हमारे जहन में आता है लोहा, कॉपर, ये मजबूत चीज है। लेकिन आपको पता है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है ना, वो है एल्कली मेटल्स। और वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटीज कम। तो बेटा ये पहली बात हो गई रिलेटेड टू डेंसिटी। क्लियर हो गई सबके? बताइए। अच्छा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की एक साथ ही बात होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बेटा बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो आमतौर पे हीट करने से उसकी स्टेट चेंज होती है ना भाई, बर्फ पिघलती है भाई, तो समझ, बर्फ पिघलती है, पानी भाप बनता है। कैसे होता है ये? हीट करने से। अब अहम तरीन बात यह है कि जब आप हीट कर रहे होते हो तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं तो बंधन टूटते हैं। ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसा ही होता है ना। तो जब बेड़ियों में आपको जकड़ दिया जाता है और आप उससे आजाद होने की कोशिश करते हैं तो आप ताकत लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ बेड़ियों में बंधे हुए हैं और वो आजाद होने के लिए ताकत तो लगाते हैं। जब हीट किया जाएगा तो उन्हें मजीद एनर्जी मिलेगी तो मजीद ताकत लगाएंगे और इस तरह वो बंधन टूटेंगे। और जब बंधन टूटेंगे तो पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी? गैस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी ना उतनी ज्यादा हीट करेंगे जब जाके अट्रैक्शंस ब्रेक होंगी और स्टेट चेंज होगी। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होंगी उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है बेटा? और उतनी ही ज्यादा जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और ऑब्वियसली बात है अगर अट्रैक्शंस कम होंगी तो कम हीट देने से ही ब्रेक हो जाएंगे, यानी कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाएंगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है भाई, तो मेनली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और ये खुद किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बेटे डिपेंड करती है साइज पर, चार्ज डेंसिटी पे, जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा है। तो कीप दिस इन योर माइंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? एटम बड़े होने से एटम जगह ज्यादा घेर रहे हैं। जब जगह ज्यादा घेर रहे हैं तो दूर दूर हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं तो अट्रैक्शंस क्या हो रही हैं? कम। और अट्रैक्शंस कम होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो रहे हैं।
तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन बोथ ग्रुप्स। और ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे भी 2A के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स 1A से ज्यादा है। रीजन वही है बेटा, एटम छोटे तो करीब करीब हो सकते हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से ग्रुप 2A के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी 1A से ज्यादा है। यहां पर बेटा ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक हुआ मुकम्मल। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है बेटा, सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। बेटा ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर आप सोडियम मेटल को सिर्फ हवा में ले आओ तो एक आग निकलेगी और सोडियम मेटल गायब हो जाएगा। इसलिए सोडियम मेटल को ना ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। सिर्फ हवा में ले आओ आप, आग लग जाएगी सोडियम मेटल। पानी में से आग निकालनी हो, सोडियम मेटल यूं छिड़क दो पानी में, पानी में से ऐसे आग निकलेगी। क्या हुआ था? कॉल आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? तो वो पानी में से आग निकालते हैं ना, पानी में ऐसे सोडियम मेटल मारो, ये पानी में से आग निकलेगी। इतना रिएक्टिव है सोडियम मेटल, इतने रिएक्टिव होते हैं ये एस ब्लॉक मेटल्स। हाँ आप मैजिक कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, एंड रिमेंबर दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस। तो भाई एस ब्लॉक मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते हैं? कैटाइन, यानी कि पॉजिटिव आयन। अब बेटा 1A एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और M+1 आयन बनाते हैं। 2A एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और M+2 आयन बनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 1A के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लूज होता है ना, तो 1A के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कैटाइन पॉजिटिव आयन बनेगा जिसपे कितना चार्ज आएगा? +1। तो याद रखिएगा बेटा M+1 ये M+1 रिप्रेजेंट करता है एल्कली मेटल कैटाइन को। इसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A है, इसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा? +2। तो रिमेंबर M+2 रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप 2A यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटाइन को। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अहम है कि M+1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कली मेटल के कैटाइन को, और M+2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटाइन को। अब इनके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल गेन करते हैं और वो गेन करके नेगेटिव बन जाते हैं। इसी तरह ये क्या फॉर्म करते हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स।
ठीक है भाई, इनके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेंगे? नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हुए, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और इस तरह बेटा मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। बाइनरी का क्या मतलब होता है बेटा? बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं? कौन होता है बेटा बाइनरी कंपाउंड? जिसमें दो एलिमेंट्स हो, तो एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, और इस तरह बेटा क्या बन जाएगा? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। अब देखो फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। जैसे बेटा जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। अब एल्कली मेटल +1 है, हाइड्रोजन होगा -1। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करो? मेटल का चार्ज हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन का चार्ज मेटल के नीचे, M1H1। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? MH। यानी मेटल और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। एक मेटल का एटम और एक हाइड्रोजन का। जब एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है बेटा? M+2। हाइड्रोजन क्या है? H-1। मैंने क्या बताया बेटा? मेटल का चार्ज हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन का चार्ज मेटल के नीचे, तो M1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? MH2। यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल और हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तो उनके एटम्स का रेशियो क्या होगा? 1:2। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल गेन करके नेगेटिव हो जाते हैं। ये पॉजिटिव मेटल नॉन मेटल नेगेटिव मिलकर क्या फॉर्म कर लेते हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। तो ये बताया था इससे पहले। ठीक है बेटा अरीबा। बेटा ये फॉर्मूला बनाने वाला समझ में आया किस तरह से बनता है? जरा ऑक्सीजन के साथ बनाओ। हाँ भाई, ऑक्सीजन के साथ एल्कली मेटल का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? मैंने क्या बताया था? मेटल का चार्ज ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन का चार्ज मेटल के नीचे, M2O। ठीक है बेटा। और इधर क्या बनना चाहिए? मेटल का चार्ज ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन का मेटल के नीचे। हाँ, MO। M2 होगा ना, तो 2 और 2 कैंसिल, MO बन जाएगा। तो बेटा एल्कली मेटल और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। एल्कलाइन अर्थ मेटल और ऑक्सीजन के रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बनेगा? अफान, अमान, अली, साजिद, लवेजा, दुआ, दुआ, अयान, मारिया, जरगाम। ठीक बेटा, कल की क्लास में अब हम इसके रिएक्शन स्टडी करेंगे। हमें इसके रिएक्शन स्टडी करने हैं 5 रिएक्शन विद हाइड्रोजन, विद हैलोजन, विद नाइट्रोजन, विद ऑक्सीजन और विद वाटर। बेटा हमें 5 रिएक्शन स्टडी करने हैं एस ब्लॉक मेटल्स के। किसी को कोई बात करनी है तो कर ले बेटा, अदरवाइज क्लास है ना। अच्छा भाई, अल्लाह।